हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डी मैथ्स चैनल। ये हमारा पीएनसी में 10th लेक्चर है। आई होप आपने इससे पहले के 9th सारे देख लिए हैं। अगर नहीं देखे हैं, आई वुड रिक्वेस्ट यू एंड आई वुड एडवाइस यू कि आप पहले वो 9 के 9 लेक्चर देख लें, तभी आप इस लेक्चर के साथ प्रोसीड करें। आज हम क्या सीखेंगे? आज हम पढ़ेंगे डिविजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। जो यहाँ पे मेन फोकस वर्ड है वो कौन सा है? डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। देखो, सबसे पहले देखते हैं हम क्या, डिविजन। डिविजन स्लैश ग्रुपिंग। डिविजन को ग्रुपिंग भी बोलते हैं ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। अब देखो हम इसमें क्या कर रहे हैं। केस 1, मैं चलो पहले बताता हूं कि हम करते क्या हैं डिवीजन में। हमारे पास n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। हमें इन्हें ग्रुप बनाना है। हमें क्या करना है? हमें ग्रुप बनाने हैं। ये ऐसे बोल दो, पैकेट्स बनाने हैं, अलग अलग नंबर हो। मान लो हमारे पास 5 ऑब्जेक्ट्स हैं। 5 ऑब्जेक्ट से मुझे 3 पैकेट क्रिएट करना है। एक पैकेट में एक ऑब्जेक्ट हो, दूसरे पैकेट में भी एक ऑब्जेक्ट हो, और तीसरे पैकेट में 3 ऑब्जेक्ट हो। तो पैकेट्स क्रिएट करने हैं हमें। उसके हम नंबर ऑफ वेज, उसको कैसे काउंट करते हैं आज हम वो सीखेंगे। सबसे पहले फर्स्ट टाइप 1। टाइप 1 क्या है? when group size is fixed and each group contains distinct number of objects. ठीक है। देखो, मान लो मेरे पास, सपोज आई हैव 4 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, मुझे क्या करना है? एंड I need to make 2 packets or groups of 1 and 3 objects। तो मेरे पास 4 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट हैं। मुझे 2 ग्रुप बनाने हैं या 2 पैकेट बनाने हैं। 2 ग्रुप बनाने हैं, एक ही बात है। एक में एक ऑब्जेक्ट और दूसरे में 3 ऑब्जेक्ट हो। तो मैं क्या करूँगा? बहुत सिंपली जो अभी तक हमने पढ़ा है हम उसी पे बात करते हैं। मैं बोलूँगा कितने वेज होंगे? नंबर ऑफ वेज कितने होंगे? 4C1। भाई 4 में से कोई एक ऑब्जेक्ट चूज कर लिया, उसको मैंने पहले पैकेट में डाल दिया, राइट। जो बाकी बचे हुए 3 थे उनको क्या करा? दूसरे पैकेट में डाल दिया। तो ये मेरे होंगे टोटल नंबर ऑफ वेज। कितने हुए ये? देखो, 4 फैक्टोरियल बाय 1 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल इनटू 3 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल इनटू 0 फैक्टोरियल। दिस इज इक्वल टू 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इनटू 1 फैक्टोरियल। ठीक है ना? यहां तक बात समझ आई? चलो अब आगे समझते हैं इसको, आगे और देखते हैं। सपोज I need to make
3 groups of one object, 2 objects, or and 3 objects from 6 distinct objects. ठीक है, अब मेरे पास क्या थे, अब मेरे पास 6 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट हैं। मुझे क्या करना है, मुझे 3 ग्रुप्स क्रिएट करने हैं, एक में 1 ऑब्जेक्ट हो, दूसरे में 2 ऑब्जेक्ट और तीसरे में 3 ऑब्जेक्ट। तो देखो कैसे करते हैं हम, कैसे करेंगे भाई। नंबर ऑफ वेज, नंबर ऑफ वेज क्या होगा बताओ। नंबर ऑफ वेज होंगे, देखो 6 में से मैंने क्या किया, पहले 3 ऑब्जेक्ट्स चूज करे जो मुझे क्या करना है, जो एक ग्रुप चाहिए मुझे 3 ऑब्जेक्ट वाला, उसके लिए मैंने 3 ऑब्जेक्ट चूज कर लिए। बचे कितने, बचे कितने 3 ऑब्जेक्ट, उसमें से मैंने 2 ऑब्जेक्ट चूज कर लिए जिसको मैं दूसरे ग्रुप में डालूंगा, बाकी में से एक ऑब्जेक्ट उठा लिया। ठीक है, तो देखो कितना बनेगा ये, ध्यान से अगर मैं देखूं, इसको ओपन करता हूं, चलो 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल। फाइनली ये कितना आएगा, ये आएगा 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, राइट। तो यहां से कुछ पैटर्न ऑब्जर्व हो रहे हैं। देखो ऊपर मुझे 4 ऑब्जेक्ट थे जिसको मुझे डिवाइड करना था 3 और 1 के पैकेट में, तो मेरे वेज कितने हैं, 4 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। अब मेरे पास 6 ऑब्जेक्ट थे जिसको मुझे 3 ग्रुप्स में डिवाइड करना था ऑफ साइज 1 2 एंड 3, तो उसके नंबर ऑफ वेज कितने हैं, 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, राइट। आई बात समझ में। चलो अब इसी चीज को हम जनरलाइज करते हैं, कैसे करेंगे। सपोज वी हैव m plus n plus p distinct objects. They need to be divided in 3 groups containing m, n and p objects respectively. मतलब कि कुछ ऐसी सिचुएशन है, मेरे पास m प्लस n प्लस p ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। इसको मुझे डिवाइड करना है 3 ग्रुप्स में, पहले में m हो, दूसरे में n हो, तीसरे में p हो। तो नंबर ऑफ वेज कितने आएंगे यहाँ पे, नंबर ऑफ वेज इक्वल टू m प्लस n प्लस p फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय m फैक्टोरियल n फैक्टोरियल p फैक्टोरियल। ठीक है, और ये आता कैसे, सिंपली कॉम्बिनेशन से हम सेलेक्ट करते हैं। सिलेक्शन का जो फॉर्मूला हमने पढ़ा है NCR, वही हमने यहाँ पर अप्लाई किया, जिसको हम जनरलाइज कर रहे हैं इस फॉर्मूले के थ्रू, राइट। समझ आई ये बात। चलो इसको एक काम करते हैं, अगर मैं इसको अब और जनरलाइज करना चाहूं, लेट देयर बी n distinct objects and
they need to be divided into k groups. भाई मेरे पास n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं जिसको मैं लेट से r कर देता हूँ, इसको पढ़ने में आसानी रहेगी। r ग्रुप्स में बांटना है सच दैट first group contains A1 objects, second group contains A2 objects and so on. A3 में कितने होंगे, थर्ड ग्रुप में कितने होंगे, A3 ऑब्जेक्ट्स। सो नंबर ऑफ वेज कितने होंगे, तो देखो इसकी कुछ सिचुएशन में ऐसे बना के दिखा रहा हूं आपको थ्रू डायग्राम। n ऑब्जेक्ट्स हैं, n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। इसको डिवाइड करने r ग्रुप्स में, पहले में A1 ऑब्जेक्ट्स, दूसरे में A2 ऑब्जेक्ट्स, तीसरे में A3 ऑब्जेक्ट्स, फिर A4 एंड सो ऑन, और लास्ट में कितने आएंगे, AR ऑब्जेक्ट्स। तो इसके नंबर ऑफ वेज कितने होंगे, नंबर ऑफ वेज कितने होंगे, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय A1 फैक्टोरियल, A2 फैक्टोरियल, A3 फैक्टोरियल टिल AR फैक्टोरियल। आया समझ? A1, A2, A3, A4 टिल AR सारे डिस्टिंक्ट नंबर ऑफ आइटम्स हैं, सारे डिस्टिंक्ट आइटम्स हैं। मतलब कि A1 इज नॉट इक्वल टू A2, नॉट इक्वल टू A3, नॉट इक्वल टू A4 एंड सो ऑन, राइट? यहां तक समझ में आया? तो देखो ये तो हमने क्या बात करी है, ये हमने बात करी है जब जो हर ग्रुप में नंबर ऑफ आइटम्स है ना डिफरेंट है, नंबर ऑफ ग्रुप्स में हर ग्रुप में नंबर ऑफ आइटम्स डिफरेंट है, ठीक है। व्हेन ग्रुप साइज इज फिक्स्ड एंड ईच ग्रुप कंटेन्स डिस्टिंक्ट नंबर ऑफ आइटम्स। सेकंड, अब इसी का सेकंड पार्ट देखते हैं, सेकंड केस, सेकंड टाइप। व्हेन group size is fixed and some of the groups contain equal number of items। देखो अब ना क्या हो रहा है, मुझे n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स क्या करने हैं, डिवाइड करने हैं, ग्रुप बनाने हैं। लेकिन उसमें से ऐसा हो सकता है कुछ ग्रुप में ना इक्वल नंबर ऑफ आइटम्स भी हो सकते हैं। चलो इसका केस बनाते हैं। सपोज वी हैव 4 distinct objects, A, B, C, D, 4 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है A, B, C, D, ठीक है। एंड दे नीड टू बी डिवाइडेड इनटू 2 groups containing 2 objects each।
ठीक है ना। चलो ग्रुप बनाते हैं, ग्रुप बनाते हैं अब हम। ग्रुप 1, ग्रुप 2, या चलो रुको 1 मिनट। नंबर ऑफ वेज, जो हमने अभी ऊपर सीखा है उसके अकॉर्डिंगली क्या कहोगे? आप बोलोगे 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, राइट, इक्वल टू 6 वेज, राइट, यही बोलोगे। चलो हम इन 6 वेज को ना एनालाइज करते हैं एक बार, इन 6 वेज को एक बार एनालाइज करते हैं, ठीक है। सीरियल नंबर, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, फर्स्ट, कलर चेंज करके दिखा रहा हूं यहाँ पे मैं। फर्स्ट देखो, पहला ग्रुप क्या बन सकता है? पहले ग्रुप में ए कॉमा बी, ठीक है, और दूसरे ग्रुप में बाकी बचे हुए तो 2 ऑब्जेक्ट थे, सी कॉमा डी चले गए। 1 मिनट रुको यार, देखो अब पहले ग्रुप में ए भी गए, दूसरे ग्रुप में सी डी गए, या क्या हो सकता है पहले में ए सी गए और दूसरे में बचे हुए बी डी गए, तीसरे में क्या हुआ? तीसरे में ए डी चले गए, और ग्रुप 2 में क्या गए तीसरी बार? बी सी हो गया। फोर्थ वे क्या हो सकता है? फोर्थ वे क्या होगा? जब ग्रुप 1 में बी सी जाए और इधर ए डी जाए। वे फिफ्थ क्या होगा? इधर बी डी गया और इधर क्या गया? ग्रुप 2 में ए सी गया। और सिक्स्थ वे क्या होगा? इधर सी डी चला गया और इधर बचा हुआ ए बी चला गया, ठीक है ना। अब आप ध्यान से देखो, ये 6 वेज हो गए कंप्लीट। अभी हमने ऊपर बोला 6 वेज होने चाहिए, तो 6 वेज लिख दिए हमने। लेकिन एक चीज आप ध्यान से देखो, बिल्कुल ध्यान से देखो, मैं अलग अलग कलर कर रहा हूं। अगर आप वे 1 देखो, वे 1, तो वे 1 किससे इक्वल है? वे 1 किससे इक्वल है बताओ? वे 1 इक्वल है 6 से, राइट। भाई अगर वे 1 में क्या हो रहा है? वे 1 में एक ग्रुप में ए बी जा रहा है और एक ग्रुप में सी डी जा रहा है। और अगर आप वे 6 देखो ना, वे 6 में भी यही हो रहा है कि एक ग्रुप में सी डी जा रहा है और एक ग्रुप में ए बी जा रहा है, ठीक है। अब देखो, और देखो यहां पे ग्रुप, अब वे 2 देखो, अगर आप वे 2 को ध्यान से देखो ना, तो वे 2 सिमिलर है वे 5 के। वे 5 में क्या हो रहा है? वे 5 और वे 2 में क्या हो रहा है? एक ग्रुप में ए सी जा रहे हैं और एक ग्रुप में बी डी जा रहे हैं, राइट। और अगर आप जब ध्यान से देखो तो ये दोनों ग्रुप, ये दोनों वेज भी सिमिलर ही हैं। एक ग्रुप में ए डी गया और एक ग्रुप में बी सी गया, ठीक है। बात यहां तक बात आई समझ में? तो इसका मतलब यहां पे हो क्या रहा है ना, ईच वे इज बीइंग काउंटेड ट्वाइस। राइट, बात आ रही है समझ में? ईच वे इज बीइंग काउंटेड ट्वाइस। इसका मतलब
एक्चुअल नंबर ऑफ वेज, क्या? एक्चुअल नंबर ऑफ वेज मस्ट बी इक्वल टू 6/2 इक्वल टू 3 वेज ओनली, राइट? इसका मतलब जब मैं परम्यूटेशन या जब मैं कॉम्बिनेशन सिलेक्शन के फॉर्मूले से लिखूंगा तो मैं क्या बोलूंगा? 4C2, भाई 4 में से 2 ऑब्जेक्ट चूज करें, इसको एक ग्रुप में डाल दिया, बाकी बचे हुए 2 ऑब्जेक्ट्स में से 2 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिए और इसको दूसरे ग्रुप में डाल दिया। लेकिन ये दोनों ग्रुप्स आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं इन 2 फैक्टोरियल वेज, हेंस इक्वल टू 3 वेज। क्लियर? और इसको डायरेक्टली अगर मैं फॉर्मूले से लिखूं तो कैसे लिखूंगा? 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, भाई ग्रुपिंग कर दी 2 ऑब्जेक्ट की। अब क्योंकि इंटरचेंज हो सकते हैं इसलिए एक और 2 फैक्टोरियल, आंसर इज 3 वेज। आया समझ? इसलिए मैं बोल सकता हूं दिस इज रॉन्ग, दिस इज क्लियरली रॉन्ग। और उसका रीजन मैंने आपको समझा दिया। जब इक्वल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना 2 ग्रुप्स में, तो वेज क्या करते हैं? ओवर काउंट होते हैं, रिपीटेशन होती है उनमें, क्योंकि वो दोनों ग्रुप्स ने आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। बात समझ में आई? आई बात समझ में? तो एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं मैं, इफ m ग्रुप्स contain equal number of items, then they can be interchanged in m factorial ways। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। इसको मैं रेड से हाईलाइट कर रहा हूं। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है? तो अभी तक जितना हमने जितना पढ़ा उसके अकॉर्डिंगली कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। कुछ क्या देखते हैं? एग्जाम्पल देखते हैं। देखो, एग्जाम्पल्स बोल लो, इलस्ट्रेशंस बोल लो, कुछ भी। फर्स्ट क्या? नंबर ऑफ वेज ऑफ डिवाइडिंग एट डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स into 3 groups containing 1, 2, 5। अच्छा चलो 4 ऑब्जेक्ट्स कर लो, 4 ग्रुप्स कर लो इसको। इसको मैं कर लेता हूं, 1 मिनट। 10 ऑब्जेक्ट्स, और इसको मैं कर लेता हूं 3, 4। कितने होने चाहिए? नंबर ऑफ वेज ऑफ dividing 10 distinct objects into 4 groups containing 1, 2, 3, 4 objects। 10 फैक्टोरियल बाय, देखो चलो मैं इसको डायरेक्टली पूरा ही लिखता हूँ। 10C1 पहला ऑब्जेक्ट चूज करा, पहले ग्रुप में डाला, इनटू जो बाकी बचे 9 ऑब्जेक्ट्स हैं
उनका क्या करा, उनमें से 2 ऑब्जेक्ट चूज करे, दूसरे ग्रुप में डाल दिए, बचे 7 ऑब्जेक्ट्स, 7 में से 3 चूज कर लिए, राइट। उनको क्या करा, तीसरे ग्रुप में डाल दिया, और जो बचे हुए 4 थे उनको 4 वेज में सेलेक्ट करके चौथे ग्रुप में डाल दिया। और ये डायरेक्टली लिखना हो तो 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल। क्लियर हुआ? जो बाद में लिखा ना मैंने 10 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, इसको याद करना बहुत ज़रूरी है, इसको समझना। आपको ऐसी हैबिट डालनी कि जब भी ग्रुपिंग करनी हो डायरेक्टली ये चीज़ लिख पाओ। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम। ठीक, ये क्लियर हुआ ये वाला एग्जाम्पल। सेकंड number of ways of dividing 6 distinct objects into 3 groups of equal size is, भाई देखो अब 6 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है, उसको मुझे क्या करना है, 3 ग्रुप्स में डिवाइड करना ऑफ इक्वल साइज, यानी हर ग्रुप में कितने ऑब्जेक्ट्स होंगे, 2 2 2। तो मैंने क्या करा, 6c2, 6 में से पहले 2 ऑब्जेक्ट चूज कर लिए। उसके बाद क्या करा, उसके बाद मैंने जो बाकी बचे हुए 4 ऑब्जेक्ट थे उसमें से 2 चूज करे, और जो बाकी बचे हुए से 2 थे उसमें से फिर 2 चूज कर लिए। भाई पहले 6 में से 2 उठाए, उसको एक ग्रुप में डाल दिया, दूसरे 4 में से 2 उठाए, उसको दूसरे ग्रुप में डाल दिया, फिर जो बचे हुए 2 थे उसको तीसरे ग्रुप में डाल दिया। लेकिन क्योंकि यहाँ पे तीनों का साइज इक्वल है, ये तीनों आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं इन 3 फैक्टोरियल वेज, राइट। और इसको मैं डायरेक्टली कैसे लिखूंगा, 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, और ये तीनों ग्रुप्स आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, इसलिए 3 फैक्टोरियल इक्वल टू 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल का क्यूब इंटू 3 फैक्टोरियल। क्लियर हुई बात क्लियर। थर्ड एग्जाम्पल, number of ways of dividing 12 distinct objects into 5 groups containing 2 2 2 2 4 objects respectively। देखो अब मुझे ना ग्रुप साइज दे दिया है, क्या, 2 2 2 2 4। ग्रुप साइज तो समझ ही रहे हो ना। व्हाट इज ग्रुप साइज? ग्रुप साइज इज, हमें पता है कि किस पैकेट में, किस ग्रुप में कितने नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है ना। हमें पता है कि ग्रुप साइजेस, हमें पता है कि किस पैकेट में कितने नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं। इसके कितने होने चाहिए, देखो डायरेक्ट लिखते हैं इस बार, चलो 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, राइट। लेकिन अब जो जो 4 ग्रुप्स बने हैं 2 2 साइज के, ये आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं, तो इसलिए एक 4 फैक्टोरियल, राइट। लेकिन अभी क्योंकि ये वाले ऑब्जेक्ट के भी तो पेंडिंग है ना, इसको तो हमने ऐड ही नहीं करा, तो एक 4 फैक्टोरियल और आ गया, तो इसलिए टोटल इज 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल की पावर 4 इंटू 4 फैक्टोरियल का स्क्वायर। हुआ क्लियर, समझ आया।
आई होप आपको अभी तक ये अच्छे से समझ में आया है, ठीक है ना। चलें आगे। चलो अभी जब इस पे क्वेश्चंस करेंगे ना और ज़्यादा क्लियर होगा ये, और आपको समझ में आएगा कि हम क्या करते हैं, कैसे करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन देखो इसमें क्या करना है, इसमें हम क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ distinct objects to distinct boxes, persons. अब मुझे ना डिस्ट्रीब्यूट करने हैं ऑब्जेक्ट्स, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स उनको डिस्ट्रीब्यूट करने डिस्टिंक्ट बॉक्सेस या पर्सन, पर्सन तो डिस्टिंक्ट ही होंगे, या फिर डिस्टिंक्ट बॉक्सेस, जो बॉक्सेस जिसमें मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगा ना, जिन बॉक्सेस में मैं डालूंगा ना ऑब्जेक्ट्स को, वो सारे डिस्टिंक्ट बॉक्सेस हैं, ठीक है, क्लियर। इसका भी वही, ग्रुप साइज इज नोन, ग्रुप साइज इज फिक्स्ड। देखो ग्रुप साइज इज फिक्स्ड का क्या मतलब है, व्हाट इज ग्रुप साइज इज फिक्स्ड। ग्रुप साइज इज फिक्स्ड का मतलब कि हमें पता है कि हमने किस रेशियो में या किस साइज में हमें ऑब्जेक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है, समझ आई बात। एग्जाम्पल मान लो, सपोज we have m plus n plus p objects of distinct objects, which need to be distributed to 3 persons such that one receives m objects, one receives n objects, and one receives p objects। भाई देखो मेरे पास m प्लस एन प्लस पी, m प्लस एन प्लस पी डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं जिसको मुझे 3 पर्सन्स को देने हैं, 3 पर्सन्स में इन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है सच दैट पहले को ना m ऑब्जेक्ट्स मिले, दूसरे को n ऑब्जेक्ट्स मिले, और तीसरे को p ऑब्जेक्ट्स मिले, ठीक है, पहले को m मिले, दूसरे को n मिले और तीसरे को p मिले। तो यहां पर स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, स्ट्रैटेजी शुड बी, इसको देखो फिर से मैं लिख रहा हूं, स्ट्रैटेजी शुड ऑलवेज बी first divide the objects into groups of fixed appropriate size, and then distribute
those groups distribute those groups or packets to required boxes / persons। भाई देखो सिंपल है, बहुत सिंपल है। क्या स्ट्रैटेजी क्या है मेरी? स्ट्रैटेजी मेरी इतनी है, जब मुझे ग्रुप साइज पता है भाई, पहले को एक को m मिले, एक को n मिले, एक को p मिले, सबसे पहले ना मैं सारे ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप करूंगा m, n और p में। ठीक है, फर्स्ट ग्रुपिंग। चलो एक चीज और लिखते हैं, चलो इससे पहले एक पॉइंट और लिखो, नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग n packets / groups to n distinct boxes / persons is n factorial। ठीक है, समझ आई बात? पहले पॉइंट में मैंने क्या बोला कि हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए कि हम जो हमें ग्रुप साइज पता है ना, जो नॉन ग्रुप साइज है, उसमें हम हमारे डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स को डिवाइड करेंगे, ग्रुप करेंगे या पैकेट बनाएंगे। कर दिए? एक बार अगर ग्रुप बन गए, एक बार पैकेट बन गए, तो उन्हीं पैकेट को हम क्या करेंगे? क्या करेंगे उन पैकेट को? हम रिक्वायर्ड पर्संस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन हाउ मेनी वेज? n फैक्टोरियल वेज। तो देखो अब ऊपर वाला क्वेश्चन देखते हैं। ऊपर वाला क्वेश्चन क्या है? हमारे पास m + n + p डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं, जिसको मुझे 3 लोगों को देना है, जिसको मुझे 3 लोगों को देना है, सच दैट एक को m मिले, एक को n मिले और एक को p ऑब्जेक्ट्स मिले। तो नंबर ऑफ वेज कितने होंगे? इसका मतलब नंबर ऑफ वेज कितने आए मेरे? नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू m + n + p फैक्टोरियल। ये मैंने क्या किया? मैंने ग्रुप बनाया m फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल, p फैक्टोरियल। मैंने क्या कर दिया? ग्रुप बना दी। भाई ये तो अभी हमने ऊपर सीखा ना ग्रुप कैसे बनाते हैं, ये मैंने ग्रुप बना दिए। अब इन 3 ग्रुप्स को ना मैं 3 लोगों को कितने वेज में दे सकता हूँ? 3 फैक्टोरियल। सो टोटल आंसर वुड बी 6 × m + n + p फैक्टोरियल by m फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल, p फैक्टोरियल। क्लियर हुई बात? क्लियर हुआ? ठीक है, चलो अब इस पे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। ये चलो एक बार एक फाइनली मैं एक बॉक्स बना के दिखा रहा हूँ। क्या करना है हमें फाइनली? हमारी स्ट्रैटेजी हमेशा क्या होगी? डिवाइड / ग्रुप। कर दिया? एक बार जब ग्रुप्स बन गए ना, देन डिस्ट्रीब्यूट। हम हमेशा पहले ग्रुप बनाएंगे, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट करेंगे फॉर आइडेंटिकल फॉर डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। फॉर डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, ये जो हम अभी पढ़ रहे हैं, जितनी भी थ्योरी हमने अभी तक पढ़ी है, ये सब डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स पे एप्लीकेबल है, आइडेंटिकल पर नहीं है। आइडेंटिकल हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। बात समझ में आई? चलो अब क्वेश्चन देखते हैं। इन हाउ मैनी वेज a deck of 52 cards in how many ways a deck of 52 cards can be distributed to 4 players such that
ईच प्लेयर गेट्स इक्वल नंबर ऑफ कार्ड्स। हाँ जी बताइए। देखो सिंपल है, सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। अब मुझे क्या करना है, 52 कार्ड्स हैं, इसका मतलब 52 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको 4 प्लेयर्स को देना है सच दैट ईच गेट्स इक्वल नंबर ऑफ कार्ड्स। तो सबको कितने कितने मिलेंगे, 13। इसका मतलब देखो सबसे पहले हमारी स्ट्रैटेजी क्या है, ग्रुप बनाएंगे। हमने 13 कार्ड्स के ग्रुप बनाए। लेकिन क्या ये ग्रुपिंग सही है, नहीं। क्यों, क्योंकि अब ये चारों ग्रुप्स क्योंकि इक्वल साइज के हैं तो आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं इन 4 फैक्टोरियल वेज। अब एक बार अब मैंने जब ग्रुपिंग कर दी है, अब मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। डिस्ट्रीब्यूट करने के कितने वेज होंगे, 4 प्लेयर्स को 4 ग्रुप्स, 4 फैक्टोरियल। तो 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। फाइनल आंसर कितना आया, 52 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 13 फैक्टोरियल की पावर 4। आई बात समझ में, हुआ क्लियर, राइट? ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था, ये बहुत आसान क्वेश्चन था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, in how many ways can 12 different balls be distributed among 2 children if one child gets 5 balls and another child gets 7 balls? सिंपल है ये तो भाई। पहले ग्रुप बनाओ। ग्रुप क्या, कितने वेज में ग्रुप बनेंगे, 12 फैक्टोरियल बाय 5 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल। और अब जो ये 2 ग्रुप बने हैं इनको क्या करो, 2 फैक्टोरियल वेज में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। क्लियर? ये वाला तो आसान था, दिस वॉज एन ईजी क्वेश्चन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, नंबर ऑफ वेज या फाइंड द नंबर ऑफ वेज find the number of ways of distributing 12 different things into among among 5 persons such that each person gets 2 2 2 3 3 things। इसका क्या मतलब है, मतलब एक को 2 मिले, एक को 2, एक को 2, मतलब 3 लोग ऐसे हैं जिनको 2 ऑब्जेक्ट मिले और 2 लोग ऐसे हैं जिनको 3 ऑब्जेक्ट मिले। अब मुझे ऐसे 12 चीज़ों को डिवाइड करना है, या नॉट डिवाइड, डिस्ट्रीब्यूट करना है। कैसे करूँगा, सेम स्ट्रैटेजी, सबसे पहले ग्रुपिंग करी। अब देखो 2 फैक्टोरियल क्यूब डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। अब क्योंकि ये 3 ग्रुप्स इक्वल साइज के हैं तो एक 3 फैक्टोरियल आया, और अब क्योंकि 2 लोगों को 3 चीजें मिल रही हैं उनके लिए 3 फैक्टोरियल स्क्वायर। अब क्योंकि ये 2 ग्रुप इक्वल साइज के हैं तो
एक और 2 फैक्टोरियल आ गया, क्योंकि इंटरचेंज कर सकते हैं इन 2 फैक्टोरियल वेज, इनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इन 5 फैक्टोरियल। तो इसको ऐसे लिख दूं अब, बाय 2 फैक्टोरियल की पावर 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। दिस इज द फाइनल नंबर ऑफ। हुआ क्लियर? क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। अब थोड़े अच्छे क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट डूइंग गुड क्वेश्चंस, स्लाइटली बेटर। जो ऊपर अभी तक करें उनसे स्लाइटली बेटर। n different toys, n different toys have to be distributed among n children such that exactly one child gets no toy. ठीक है? Find the number of ways. समझ आ रहा है? आ रहा है समझ? देखो, मेरे पास अब ना n टॉयज है। उनको क्या करना है मुझे? इन n टॉयज को क्या करना है? सोचो, क्या करना है इन n टॉयज के साथ? मुझे इन्हें n चिल्ड्रन को देने सच दैट एग्जैक्टली वन चाइल्ड गेट्स नो टॉय। इसका एक ही तरीका है, क्या? एक को 0 मिले, एक को 2 मिले, और बाकी सबको 1-1 मिले। ठीक है? कितने वेज होंगे? सबसे पहले तो मैं ग्रुपिंग करूंगा, n फैक्टोरियल, एक को 0 मिला, एक को 2 मिले, अब बाकी कितने बच्चे बचे? n-2, जिन सबको 1-1 मिल रहा है, तो 1 फैक्टोरियल की पावर n-2, राइट? लेकिन अब सोचो, जो ये ग्रुप्स हैं जिसको 1-1 मिलते जा रहे हैं इन ग्रुप्स में, वो n-2 ग्रुप्स ऐसे हैं जिनका सेम साइज है, तो ये आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, राइट? ये आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, है ना? तो इसलिए क्या मैं बोलूं, इसको मुझे n-2 फैक्टोरियल से डिवाइड भी करना पड़ेगा। अब क्या करूंगा मैं? इन जो ये n है ना, जो ये n ग्रुप्स बनाए मैंने, n फैक्टोरियल वेज में चिल्ड्रन को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब जो पहली टर्म है, ध्यान से देखो कि क्या लिखा हुआ है। दिस इज नथिंग बट n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू n-2 फैक्टोरियल, क्योंकि 1 फैक्टोरियल इज 1, 0 फैक्टोरियल इज 1 इंटू n फैक्टोरियल। और इसको मैं क्या बोल सकता हूँ? nc2 इंटू, राइट? हुआ क्लियर? समझ आया क्वेश्चन? समझ आया ना? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Find the number of ways of distributing 52 cards, 52 distinct cards obviously, among 4 players equally
such that each player must receive ace, king, queen and jack, not all of same suit. अब ये कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग 52 डिस्टिंक्ट कार्ड्स अमंग 4 प्लेयर्स इक्वली सच दैट ईच प्लेयर मस्ट रिसीव एस, किंग, क्वीन एंड जैक, नॉट ऑल ऑफ सेम सूट। देखो इसका क्या मतलब है, आपको ना हर प्लेयर को 13 कार्ड्स देने, लेकिन हर प्लेयर एस, किंग, क्वीन और जैक हर प्लेयर को मिलने चाहिए। ये चारों कार्ड्स ना भाई 4 होते हैं, 4 एस होते हैं, तो ये जो 4 एस है ना चारों प्लेयर्स के पास जाना चाहिए। हर प्लेयर के पास एक एस जरूर जाना चाहिए, हर प्लेयर के पास एक किंग जरूर जाना चाहिए, हर प्लेयर के पास एक क्वीन जरूर जानी चाहिए, हर प्लेयर के पास एक जैक जरूर जाना चाहिए। लेकिन सेम सूट के नहीं, सारे सेम सूट के नहीं हो सकते। हो सकता है 3 सेम सूट के हो लेकिन एक डिफरेंट जरूर होगा। बात आई समझ में? ठीक है, तो देखो ऐसा क्वेश्चन हम कैसे हैंडल करते हैं। सबसे पहले तो एक काम करते हैं, 4 एस हैं, 4 जैक हैं, 4 क्वीन हैं और 4 किंग हैं। इनको अपने डिस्ट्रीब्यूशन से हटा देते हैं। ठीक है, कितने कार्ड्स बचे? 36 कार्ड्स। देन वेज टू distribute 36 remaining cards among 4 players equally. देखो अब 36 कार्ड है, 36 कार्ड है मेरे पास डिस्टिंक्ट कार्ड्स। हर प्लेयर को इक्वल कार्ड देने, सबके पास 9 जाएंगे। तो सेम स्ट्रैटेजी, मैंने क्या किया, ग्रुप बनाया, सबके पास 9 जाने, तो 9 फैक्टोरियल की पावर 4 कर दूं डायरेक्ट। अब तो हमको लिखना आ गया। लेकिन क्योंकि 4 ग्रुप सेम साइज के हैं तो चारों आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। हाउ मेनी वेज? 4 फैक्टोरियल वेज। ठीक है, अब इन 4 ग्रुप्स को 4 प्लेयर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया मैंने। राइट, हो गया फाइनल। लेकिन अभी तो भाई सिर्फ 36 कार्ड्स दिए, जो एस, जैक, किंग, क्वीन है वो नहीं दिए अभी मैंने, अब उनको भी तो देना है। ठीक है, एक काम करते हैं, मुझे क्या बोला, नॉट ऑल ऑफ सेम सूट, नॉट ऑल ऑफ सेम सूट। ये कंडीशन भूल जाते हैं, ये कंडीशन भूल जाते हैं। ठीक है, तो अब एक काम करते हैं, लेट्स डिस्ट्रीब्यूट, दिस इज ए, लेट्स डिस्ट्रीब्यूट एस, जैक, क्वीन, किंग to 4 players without any restriction of suits. ठीक है, तो नंबर ऑफ वेज कितने होंगे? नंबर ऑफ वेज देखो, ऊपर 36 कार्ड्स दिए तो मैं उनको ऐसे लिख रहा हूं, ये मैंने 36 कार्ड्स दे दिए 4 प्लेयर्स को। ठीक है, अब जो पहले मान लो एस देने, 4 एस हैं, तो 4 एस है, मैं 4 लोगों को कितने वेज में दे सकता हूं? 4 फैक्टोरियल वेज में। जैक कितने वेज में दे सकता हूं? 4 फैक्टोरियल वेज में। और
क्वीन कितने वेज में? 4 फैक्टोरियल। सिमिलरली किंग कितने वेज में? 4 फैक्टोरियल वेज में, राइट? बात आई ना समझ में? दिस इज फॉर एस, दिस इज फॉर जैक, दिस इज फॉर किंग, दिस इज फॉर क्वीन। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो एक बार ना इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख रहा हूँ। 36 फैक्टोरियल बाई, ये 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कटा तो 9 फैक्टोरियल की पावर 4 इंटू 4 फैक्टोरियल की पावर। आई बात समझ में? ठीक है, अब एक काम करते हैं, चलो क्या, अब एक काम करते हैं, अब ना सबको सेम सूट का देते हैं, सेम सूट का ही दे देते हैं सबको। भाई इसमें वो वेज भी होंगे ना जब सबको सेम सूट के मिल गए। भाई सेम सूट का, मान लो सबको स्पेड का एस मिल गया, या सॉरी नॉट स्पेड का एस, सबको क्या मिला? स्पेड का एस, किंग, क्वीन, जैक मिल गया। सबको क्लब का मिल गया, एक को हार्ट का मिल गया, एक को डायमंड का मिल गया। मुझे वो नंबर ऑफ वेज हटाने हैं ना इसमें से, मुझे वो नंबर ऑफ वेज हटाने हैं इसमें से। तो क्या करते हैं? डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। लेट्स डिस्ट्रीब्यूट एस, किंग, क्वीन, जैक टू 4 प्लेयर्स ऑफ सेम सूट। अब हम सेम सूट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो नंबर ऑफ वेज कितने होंगे? वही जो हमने ऊपर 9 कार्ड दे रखे हैं, या 36 कार्ड सबको दे रखे हैं, उनके ग्रुपिंग। अब देखो एक काम करते हैं, गड्डी बना लेते हैं। क्या करते हैं? गड्डी बना लेते हैं। एस, किंग, क्वीन, जैक। रुको, एस, किंग, क्वीन, जैक। 4 गड्डी बना रहा हूं मैं। एस, किंग, क्वीन, जैक, एस, किंग, क्वीन, जैक, और एस, किंग, क्वीन, जैक। भाई एक स्पेड की हो गई, एक सेम सूट्स की गड्डी बनाई है बस मैंने। अब क्लब, हार्ट और डायमंड। ठीक है, अब मेरे पास 4 गड्डी हैं। मेरे पास क्या है? 4 गड्डी हैं। 4 प्लेयर को कितने वेज में दे सकता हूं मैं? 4 फैक्टोरियल वेज में, राइट? आई बात समझ में? तो अब अगर मैं इसको साफ साफ करके लिखूं तो कितना हो गया ये? 36 फैक्टोरियल बाय 9 फैक्टोरियल की पावर 4 इंटू 4 फैक्टोरियल। ठीक है, लेकिन अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मुझे तो चाहिए रिक्वायर्ड वेज। क्या है मेरे? व्हाट आर माय रिक्वायर्ड वेज? रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज। मुझे सबको एस, किंग, क्वीन और जैक तो देने हैं कि चारों प्लेयर के पास चारों कार्ड्स आए, लेकिन सारे सेम सूट के नहीं होने चाहिए। तो टोटल वेज में से सेम सूट वाला माइनस कर देता हूं। टोटल वेज कितने थे? 36 फैक्टोरियल अपॉन 9 फैक्टोरियल की पावर 4 इंटू 4 फैक्टोरियल की पावर 4 माइनस 36 फैक्टोरियल बाई 9 फैक्टोरियल की पावर 4 इंटू 4 फैक्टोरियल, राइट? इसको ऐसे लिख लेता हूं मैं, 36 फैक्टोरियल बाई 9 फैक्टोरियल की पावर 4 इंटू 4 फैक्टोरियल होल मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल क्यूब माइनस 1। तो ये आपके रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज है। आई बात समझ में? क्लियर? So this is a very good question. This is again a very good question, very conceptual, based on the concept of division and distribution of distinct objects.
क्लियर? क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन. Find the number of ways, find the number of ways of distributing nine distinct books among three different children such that each receives at least 2 books. हाँ जी बताओ. अब हमें क्या करना है, हमारे पास 9 डिस्टिंक्ट बुक्स हैं, उन्हें मुझे 3 बच्चों को देना है सच दैट हर बच्चे को ना कम से कम 2 बुक्स जरूर मिले. तो देखो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करते हैं, हम क्या करेंगे इन क्वेश्चंस में. सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम ना एक काम करते हैं, ग्रुप्स बनाते हैं. वही हमारी जो स्ट्रैटेजी, हम तो उसी को फॉलो करेंगे. हम क्या करेंगे, हम ग्रुप्स बनाएंगे. कितने वेज हैं ग्रुप बनाने के, कितने वेज हैं? देखो हर बच्चे को 2 बुक जरूर मिलनी चाहिए, तो या तो सबको 3 दे दो, और 2 को 2 दो और 1 को 5 दे दो, और 1 को 2 दो, 1 को 3 दो और 1 को 4 दो. बात आई समझ में? यही तरीके हैं, बस यही नंबर ऑफ वेज है. मैं क्या करता हूं, अब पहले ना ग्रुपिंग कर लेते हैं. चलो, नंबर ऑफ वेज ऑफ ग्रुपिंग. पहले मैं ग्रुप कर रहा हूं. ऊपर लिखे जो 3 वेज है ना, इनके अकॉर्डिंगली. देखो पहला जो वे है ये वाला, इसको मैं क्या बोलूंगा, 9 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, यानी कि 3 फैक्टोरियल का क्यूब. अब क्योंकि ये तीनों ग्रुप सेम साइज के हैं तो ये आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं इन 3 फैक्टोरियल वेज, तो डिवाइड कर दिया. प्लस 9 फैक्टोरियल. अब इस वाले के लिए देखो भाई, 2 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल. लेकिन अब ये दोनों ग्रुप क्योंकि सेम साइज के हैं तो आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं. प्लस इस वाले के लिए 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल. हुआ क्लियर? क्लियर. अब इनको इन ग्रुप्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं. कैसे? नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. देखो हर ग्रुप को ना, जो ऊपर जितने भी नंबर ऑफ वेज ऑफ ग्रुपिंग आए हैं, हर पैकेट को 3 पैकेट है मेरे पास हर वेज में. भाई हर कोई भी तरीका अपनाऊं मैं, उसमें 3 पैकेट है मेरे पास, 3 फैक्टोरियल वेज में डिस्ट्रीब्यूट कर दो. तो आंसर क्या आएगा फाइनली? आंसर आएगा फाइनली 9 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल की पावर 4. ये पहला. दूसरा 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल का क्यूब इंटू 5 फैक्टोरियल प्लस 9 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल. हुआ क्लियर? क्लियर है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन. Find the number of ways in which
3 girls and 8 boys can sit in 2 vans having 6 seats each such that each van has 3 seats in the front and 4 seats at the back, and each seat is numbered. ठीक है, क्या क्वेश्चन है देखो ये, फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच 3 गर्ल्स एंड 8 बॉयज कैन सिट इन 2 वैन्स हैविंग 6 सीट्स ईच. अब मेरे पास 3 गर्ल्स हैं और 8 बॉयज हैं, उनको मुझे 2 वैन में बिठाना है सच दैट हर वैन में ना 6 सीटें हैं और 3 सीट आगे 4 सीट पीछे, लेकिन हर सीट ना नंबर्ड है. इसका मतलब वो किस सीट पे कौन सा चाइल्ड बैठा है, इस दिस ऑल्सो मैटर्स. ठीक, क्लियर. देखो आंसर इसका क्या आंसर होना चाहिए, इसका बताओ बेटा. देखो एक बात समझो आप, हर वैन में क्या है, हर वैन में सोचो, हर वैन में 6 सीट है ना, हर वैन में क्या है 6 सीट है. तो एक ही तरीका है, क्या 1 वैन हैज टू अकोमोडेट 6 children and 1 has to accommodate 5 children. एक वैन में 6 बच्चे बैठेंगे और एक वैन में 5 बच्चे बैठेंगे. अंडरस्टूड सी बात है, क्योंकि 6 सीट है दोनों में. तो क्या करते हैं ना, हम क्या करेंगे, डायरेक्टली देखो काउंट करते हैं. अब नंबर ऑफ वेज क्या होना चाहिए. सबसे पहले हमने क्या करा, 11 बच्चों की ना ग्रुपिंग करी 2 ग्रुप्स में, एक ग्रुप में 5 फैक्टोरियल और एक ग्रुप में 6 फैक्टोरियल. तो एक में 5 और एक में 6, तो उसकी ग्रुपिंग के नंबर ऑफ वेज 11 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 5 फैक्टोरियल टू 6 फैक्टोरियल. ये हमने ग्रुपिंग कर दी. ठीक है, या मान लो 11 में से 5 स्टूडेंट सेलेक्ट कर लिए या ग्रुपिंग कर दी, एक ही बात है. अब इनको दोनों वैन्स में ना मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. क्या कर दिया, दोनों वैन्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 2 फैक्टोरियल वेज में. चलो अब हम देखते हैं अंदर का सिनेरियो, देखते हैं वैन्स के अंदर का सिनेरियो. वैन के अंदर क्या हो रहा है, पहले हम बात करते हैं 6 सीट जहां पे 6 बच्चे गए हैं, जहां पे 6 बच्चे गए हैं. ठीक है, तो 3 सीट आगे 4 सीट पीछे. एक मिनट वेट करो 3 और 4 7, 3 और 4 7. अच्छा कुछ गड़बड़ हुई है, हाँ गड़बड़ ये है, ये 3 सीट्स एट द बैक है, ये 4 नहीं 3 सीट्स एट द बैक है. ठीक है, एंड ईच सीट इज नंबर. ठीक, अब देखो भाई 3 और 4 सीट तो पीछे हो नहीं सकते ना, 6 सीट है सब में. अब एक चीज़ सोचो आप, जो 6 बच्चे हैं ना जिस वैन में, मैं उसकी बात कर रहा हूँ. पहले मैंने क्या किया, उन 6 बच्चों को फिर से मैंने ग्रुप कर दिया, फिर से मैंने डिवाइड कर दिया 2 ग्रुप्स में 3-3 के वे. भाई 3-3 यही पॉसिबिलिटी, 3 आगे बैठेंगे 3 पीछे बैठेंगे, लेकिन क्योंकि सेम है अगेन
2 फैक्टोरियल, क्योंकि दोनों ग्रुप्स आपस में क्या कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं, राइट। बात आई समझ में। 6c3 इंटू 3 फैक्टोरियल, एक ही बात, ठीक है ना। अब यहां पर मैंने क्या किया, दोनों डिवाइड कर दिए 2 फैक्टोरियल में, क्योंकि एक ग्रुप आगे रहेगा और एक ग्रुप पीछे रहेगा, ठीक है बात। अब जो आगे जो 3 बच्चे हैं ना, जो आगे 3 बच्चे हैं वो 3 फैक्टोरियल वेज में अरेंज हो सकते हैं, और जो पीछे बच्चे हैं वो 3 फैक्टोरियल वेज में अरेंज हो सकते हैं। बात आई समझ में, आई ना बात समझ में। चलो इसको डायरेक्टली मैं कैसे लिख सकता हूं, तो मैं, और इसी चीज को मैं सिमिलरली ऐसे भी बोल सकता हूं, 6 सीट हैं, 6 बच्चे हैं, कितने वेज में बैठ सकते हैं, 6 फैक्टोरियल। तो इसको अब मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं 6 फैक्टोरियल, ठीक। आई बात समझ में। ये तो हो गया वो वाली वैन जिसमें 6 बच्चे गए हैं। अब बात करते हैं जिसमें 5 बच्चे गए हैं, जिसमें 5 बच्चे गए हैं। देखो उन 5 बच्चों में क्या होगा, 3 सीट आगे 3 सीट पीछे हैं, 3 बच्चे आगे बैठेंगे, 3 बच्चे पीछे बैठेंगे, 2 बच्चे पीछे बैठेंगे, ठीक है बात। तो मैंने 5 में से ना 3 बच्चे चूज कर लिए। क्या कर लिए, 3 बच्चे चूज कर लिए, जो कहाँ बैठ रहे हैं, जो 3 सीट पे बैठ रहे हैं, आगे या पीछे। अब ये बच्चे आपस में कितने वेज में अरेंज हो सकते हैं, 3 फैक्टोरियल वेज में, ठीक। ये बच्चे आपस में 3 फैक्टोरियल वेज में अरेंज हो सकते हैं। या एक काम और करें इसमें, अगर हम सिंपली एक काम करते हैं, चलो इससे भी आसान तरीका, 6 सीट है ना भाई, 6 सीट है, उन 6 सीट में से मैं क्या कर रहा हूं, कोई भी 5 सीट चूज कर रहा हूं, कोई भी 5 सीट चूज कर लेता हूं, ठीक है ना। और ये पांचों बच्चे आपस में 5 फैक्टोरियल वेज में अरेंज हो सकते हैं। दिस इज योर फाइनल आंसर। हुआ क्लियर, हुआ क्लियर, नहीं हुआ, ठीक है। दिस वॉज अ गुड क्वेश्चन, दिस वॉज अ गुड क्वेश्चन। चाहो तो आप इसको, जो मैंने 6c5 इंटू 5 फैक्टोरियल लिखा है ना, इसको भी आप ग्रुपिंग के मेथड से कर सकते हो। कैसे, आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे इसको, चलो मैं पहले फाइनल बोल देता हूँ कि आंसर मेरा ये फाइनल हो चुका है, ये मेरा फाइनल आंसर है। ठीक है, मैं बोलूँगा 5 फैक्टोरियल, जो बच्चे 5 गए हैं उसमें से 2 एक तरफ 3 एक तरफ, इनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया पीछे, भाई 2 आगे और पीछे में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, 2 आगे और 3 पीछे में। और जो 3 बच्चे आगे हैं ना, ये 3 फैक्टोरियल वेज में हो सकते हैं, और 2 बच्चे 2 फैक्टोरियल वेज में। लेकिन अच्छा, 3 बच्चे और 3 वेज में हो गए, लेकिन जो 2 बच्चे हैं ना, जहाँ पे 2 बच्चे गए हैं वो 2 फैक्टोरियल वेज में नहीं होंगे, वहाँ पे 3 सीट है इंटू 2 फैक्टोरियल। आई बात समझ में, नहीं आई? तो ऊपर बचा 3c2 इंटू 2 फैक्टोरियल, दैट इज 3 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल। इंटू ये और ये कट गए, 3 to 6, ठीक है, बिल्कुल सही। हुआ क्लियर? सेम आ रहा है जो ऊपर लिखा हुआ है मैंने, 6c5 इंटू 5 फैक्टोरियल। ठीक है, लेट्स मूव अहेड, लेट्स मूव अहेड नाउ, लेट्स मूव अहेड। अब हम क्या देख रहे हैं? अभी तक ऊपर हमने जितना किया इतना समझ में आया सबको? सेकंड,
अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स सेकेंड, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ n distinct objects to r distinct boxes when group size is not fixed. Group size is not fixed. ग्रुप साइज इज नॉट फिक्स्ड का क्या मतलब है? व्हाट इज ग्रुप साइज इज नॉट फिक्स्ड? ग्रुप साइज इज नॉट फिक्स्ड का मतलब हुआ कि मान लो मेरे को बोल दिया मेरे पास ना 5 बॉल हैं, 5 डिस्टिंक्ट बॉल्स हैं और मेरे सामने 3 डिस्टिंक्ट बॉक्सेस पड़े हैं, बोलो डाल दो, डाल दो। मुझे बताया नहीं किसमें कितनी बॉल डालनी है, मैं अपनी मर्जी से किसमें कितनी भी डाल सकता हूँ, मुझे ऐसी हर वे काउंट करना है। तो इसके नंबर ऑफ वेज कितने होंगे? कितने होंगे इसके नंबर ऑफ वेज? नंबर ऑफ वेज इज, देखो जो पहला ऑब्जेक्ट है वो कितने वेज में हम डाल सकते हैं, हमारे पास कितनी चॉइसेस? फर्स्ट ऑब्जेक्ट के पास कितनी चॉइसेस हैं? आर चॉइसेस। सेकंड के पास आर चॉइसेस, फिर आर चॉइसेस टिल आर चॉइसेस। हर ऑब्जेक्ट के पास आर चॉइसेस है, राइट? तो टोटल वेज कितने हो गए? आर टू द पावर एन। क्लियर? इसमें एम्प्टी ग्रुप्स आर अलाउड। भाई एम्प्टी ग्रुप्स आर अलाउड का क्या मतलब है? ऐसे वेज भी होंगे जब किसी बॉक्स में 0 बॉल गई या 0 ऑब्जेक्ट गए, तभी तो आर टू द पावर एन है ना। हो सकता है सारे एक में ही चले गए, बाकी सारे के सारे r-1 खाली रह गए। पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। सो दिस इज आर टू द पावर। हुआ क्लियर? कोई डाउट? कोई डाउट? ठीक है, नेक्स्ट चलो इस पे क्वेश्चन देखते हैं। पहले बहुत सिंपल क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ वेज, फाइंड द नंबर ऑफ वेज of putting 5 rings into 4 fingers। अब देखो भाई 5 रिंग है, 5 डिस्टिंक्ट रिंग्स हैं मेरे पास, 4 फिंगर्स हैं। कितने तरीके होंगे बताओ? कितने तरीके होंगे? देखो पहली रिंग के पास कितनी चॉइसेस हैं? 4 चॉइसेस। दूसरी रिंग के पास भी 4 चॉइसेस, तीसरी रिंग के पास भी 4 चॉइसेस। ऐसे ही हर रिंग के पास 4 चॉइसेस हैं, तो आंसर वुड बी 4 टू द पावर 5। अब यहाँ पर कुछ लोग कहते हैं कि इसका आंसर 5 की पावर 4 क्यों नहीं है? 5 की पावर 4 इसलिए नहीं है क्योंकि हम यहाँ पे रिंग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं फिंगर्स में, ना कि फिंगर्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं रिंग्स में। क्लियर? आया समझ? क्लियर हुआ? ठीक है, चलो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ n distinct objects to r distinct boxes such that no box remains empty।
such that no box remains empty। ठीक है, देखो इसमें क्या करना है हमें। अब हमारे पास n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं, n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं अब हमारे पास, उन्हें मुझे 8 डिस्टिंक्ट बॉक्सेस में डालना है, लेकिन कोई भी बॉक्स ना खाली नहीं रहना चाहिए, मतलब हर बॉक्स में कम से कम एक ऑब्जेक्ट तो डालना पड़ेगा। ठीक, कैसे करेंगे देखो। टोटल वेज, टोटल वेज विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, आर टू द पावर एन होंगे। कितने होंगे? आर टू द पावर एन। अभी ऊपर देखा, अभी ऊपर समझाया। ठीक है, अब एक काम करते हैं, चलो हमने इससे पहले लेक्चर में क्या सीखा? प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन, उसी को अप्लाई करते हैं। लेट ए आई बी दी set of ways such that ith box is empty। ठीक है, हमने एक AI सेट मान लिया such that ith box is empty। ith box कैसा होगा? ith box empty होगा। क्लियर? चलो अब देखते हैं n ऑफ a1। भाई हमको एक चीज़ तो समझ आ रही है ना, क्या? कि n ऑफ a1, n ऑफ a2, n ऑफ a3, n ऑफ a4 सबके नंबर ऑफ वेज जो सेम होंगे। कितने होंगे? मान लो n ऑफ a, देखो पहला बॉक्स खाली है, इसका मतलब मुझे ये बोलना है पहला बॉक्स खाली है, इतनी सी कंडीशन है, बाकियों पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, दूसरा तीसरा भी खाली हो सकते हैं, बस मुझे तो ये पता है पहला खाली है। कितने वेज होंगे? कितने वेज होंगे? कितने? भाई अब मेरे पास जो हर ऑब्जेक्ट है, कितने चॉइसेस हैं उसके पास? कितनी चॉइसेस हैं हर ऑब्जेक्ट के पास? r-1। तो क्या मैं बोलूं r-1 टू द पावर n वेज होंगे, राइट? क्योंकि अगर मेरा पहला बॉक्स एम्प्टी है तो मतलब मेरे हर ऑब्जेक्ट के पास r-1 चॉइसेस हैं जाने के लिए, तो इसलिए टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो गए? r-1 की पावर n। अब देखो, अब मैं एक बात करता हूं n ऑफ ए आई इंटरसेक्शन ए जे फॉर ऑल आई जे, फॉर ऑल आई जे। ठीक है, कितने होंगे? भाई अब दो बॉक्स खाली हैं, इसका क्या मतलब हुआ? दो बॉक्स खाली हैं मेरे, तो यानी कि कितने वेज होंगे? हर ऑब्जेक्ट के पास कितनी चॉइसेस हैं? r-2, राइट, की पावर n। हर ऑब्जेक्ट के पास r-2 चॉइसेस हैं, समझ रहे हो ना? अब ऐसे अगर मैं 3 के लिए देखूं तो r-3 टू द पावर n। भाई हर ऑब्जेक्ट के पास r-3 ऑप्शंस हैं, एंड सो ऑन, राइट? चलो अब क्या देखते हैं? a1 यूनियन a2 यूनियन a3 टिल ar। क्या होगा ये? दिस इज नथिंग बट नंबर ऑफ वेज in which at least one box is empty। कितने होंगे ऐसे नंबर ऑफ वेज? भाई हमने फॉर्मूला सीखा प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन में। पहले हम क्या करेंगे? सारे सिंगल सिंगल को ऐड करेंगे। अब जब देखो सिंगल सिंगल को ऐड कर रहे हैं ना, क्योंकि मुझे पता है सबके नंबर ऑफ वेज सेम है सिंगल में, तो मैं डायरेक्टली लिख दूं NC1 इंटू r-1 की पावर n। फिर माइनस, क्या माइनस करूंगा? अब दो दो के ऑप्शंस, मतलब दो सेट लेके माइनस करूंगा, तो NC2 इंटू r-2 टू द पावर n, फिर प्लस NC3 r-3 टू द पावर n, एंड सो ऑन, राइट?
सो total ways of distributing n distinct objects to r distinct boxes such that no box remains empty is equal to a1 complement intersection a2 complement intersection a3 complement intersection a4 complement and so on. और ये कितने होंगे नंबर ऑफ वेज? डायरेक्ट लिख रहा हूँ, टोटल माइनस यूनियन, टोटल माइनस यूनियन NC1 r-1 की पावर n माइनस NC2 r-2 की पावर n प्लस NC3 इंटू r-3 की पावर n माइनस एंड सो। क्लियर? ये फॉर्मूला ऐसे ही चलता जाएगा और आपको पता है कि आगे कैसे कंप्लीट करना है। हमने प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन में ही सीखा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो क्वेश्चन देखते हैं इस पे। फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग five distinct balls to 3 boxes such that no box remains empty. No box remains empty. देखो, इसको करने के दो तरीके, इसको करने के दो तरीके। पहला तरीका देखते हैं जो अभी तक हमने ऊपर पढ़ा है, इससे पहले ग्रुपिंग या फिर डिवीजन और डिस्ट्रीब्यूशन की थ्योरी में पढ़ा है। भाई 5 डिस्टिंक्ट बॉल है, 3 बॉक्स में डाल लिए, तो क्या क्या वेज हो सकते हैं? ग्रुपिंग अगर मैं देखना चाहूँ, या तो 1 में 2, 1 में 2 और 1 में 1, और 1 में 3, 1 में 1, 1 में 1, यही 2 तरीके हैं। तो नंबर ऑफ वेज कितने होंगे? नंबर ऑफ वेज, पहले मैंने क्या करा? ग्रुपिंग करी। ग्रुपिंग कैसे करूँगा मैं? 5 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल का स्क्वायर। अब क्योंकि ये 2 ग्रुप सेम साइज के हैं तो आपस में इंटरचेंज करेंगे, एक 2 फैक्टोरियल और आ गया और इंटू 1 फैक्टोरियल प्लस, फिर प्लस 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल का स्क्वायर। अब यहाँ पर भी दोनों सेम साइज के ग्रुप्स हैं तो एक 2 फैक्टोरियल और आ गया। दिस होल मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल वेज में मैंने ग्रुप्स को क्या करा? डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। आंसर इज 150, राइट? या दूसरा तरीका अभी जो हमने ऊपर सीखा है, क्या? और देखो टोटल वेज कितने होंगे? 3 टू द पावर 5। हर बॉल के पास 3 चॉइसेस हैं जाने के लिए, तो 3 टू द पावर 5 माइनस माइनस। अब देखो, अब क्या करेंगे हम यहाँ पे क्या करेंगे? जो ऊपर फॉर्मूला सीखा है हमने, क्या फॉर्मूला? NC1 इंटू 2 टू द पावर 5 माइनस क्या करेंगे? अब देखो माइनस क्या करेंगे बताओ? माइनस इज 3C2 इंटू 1 प्लस 0। प्लस 0 क्यों किया? क्योंकि कोई भी ऐसे नंबर ऑफ वेज नहीं है कि जिसमें तीनों बॉक्स खाली हो जाएं। ठीक है, दिस इज ऑल्सो कम्स आउट टू बी 150। आई बात समझ में? क्लियर? सो स्टूडेंट्स, दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। आज हमने क्या सीखा है? आज हमने सीखा है
how to divide and distribute n distinct objects to distinct persons or boxes. नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या स्टडी करेंगे? नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स टू आइडेंटिकल बॉक्सेस, राइट? साथ में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स. क्लियर हुई बात? क्लियर? सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको लेक्चर समझ में आया है, आपने पूरा देखा है, आपने आपको इसमें एक एक चीज़ समझ में आई है. जो नहीं समझ में आई है प्लीज़ गो बैक एंड वॉच द लेक्चर अगेन. फिर नहीं आता प्लीज़ पुट योर कमेंट इन द कमेंट सेक्शन. आई विल डेफिनेटली ट्राई टू हेल्प. आपको ये लेक्चर कैसा लगा प्लीज़ लेट मी नो इन योर कमेंट सेक्शन. आई विल वेट फॉर दैट कमेंट. एंड स्टूडेंट, एज यूजुअल इसके नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे. मेरा टेलीग्राम चैनल है दी मैथ्स चैनल. आप चाहो तो मुझे ईमेल कर सकते हो. मेरा ईमेल और मेरा टेलीग्राम चैनल दोनों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन है. एंड एज यूजुअल स्टूडेंट्स, प्लीज़ like, share and subscribe this channel as much as you can. Thank you. All the best.